लकी जब एयरपोर्ट से रवाना हो चुका था तो उसके पीछे पीछे निशा भी लग गई थी। वो सुंदर लड़की जो प्लेन में चढ़ी थी वो कोई और नहीं, निशा ही थी। जैसे ही निशा के मुंह से शोएब ने लकी का नाम सुना तो उसे लगा कि वो लकी से जुड़े उसके सवालों का जवाब दे सकती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे हो लिया था। शोएब उसे खाना खिलाने ले गया और बातों ही बातों में उसने उसे प्रपोज भी कर दिया। लेकिन निशा थोड़े और नखरे दिखा रही थी। उसे अपने और एक लड़के के संबंध के बारे में झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। वो सीधा लकी के घर जाकर उसके बारे में पता नहीं लगाना चाहती थी। अगर वो उसके परिवार को बताती कि वो लकी को ढूंढ रही है तो उसका परिवार उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर पहले ही नाराज हो जाता। इसके अलावा लकी का छोटा भाई निशांत निशा से बहुत नफरत करता था। अगर वो उसे अपने घर के अंदर देखता तो और भी बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था। इसलिए वो पहले लकी को ढूंढना चाहती थी और उसके बाद ही उसके साथ में उसके घर के अंदर दाखिल होना चाहती थी, एक सुशील बहू की तरह। निशा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शोएब को काफी हैरानी हो रही थी। उसे धीरे धीरे ये शक होने लगा कि लकी अग्रवाल परिवार का बेटा था। शोएब को एक बार के लिए तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। शोएब ने कभी ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं सुना था जो अग्रवाल परिवार में हो, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि दिल्ली के वसीम और रुस्तम उसके लिए काम करते थे। ये तो शोएब को हजम ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास में हजम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसे सच में ये नहीं पच रहा था कि लकी इतने बड़े परिवार का अगर बेटा था तो भी वो गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा था। भले ही लकी को उसके घर से निकाल दिया गया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो इतनी छोटी नौकरी करे। लेकिन अब जब उसने सुबह ही सुना कि उसने विराज ग्रुप की मदद की थी और उसके बाद में वो निशा से भी जुड़ा हुआ था, तो शोएब को लगने लगा कि लकी ही अग्रवाल परिवार का बेटा था। शोएब ने फिर से निशा की तरफ देखा और उससे अपने उस बॉयफ्रेंड का नाम पूछा जिससे वो छोड़ कर आई थी। निशा ने कहा, लकी। निशा के कहने से ऐसा लगा जैसे उसे लकी के नाम से भी मतलब नहीं था। अच्छा, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम भी उसी को यहां ढूंढने के लिए आई हो ना? लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम अब उससे जाकर मिलोगे ना, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम बेकार में ही उसके पीछे भाग रही थी। शोएब ने निशा की तरफ देखते हुए कहा और हंसने लगा। क्या क्या इसका मतलब तुम्हें मालूम है वो कहां है? मुझे बताओ ना, वो कहां पर है? तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो क्या? निशा ने पूछा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही थी। अगर वो लकी से मिल लेती तो उस शोएब के साथ आने के बारे में तो सोचती भी नहीं, वो इस ऑप्शन को ही खारिज कर देती। लकी के परिवार के पास में जितनी दौलत थी उसकी तो कोई तुलना ही नहीं थी, जितनी तो वो शायद ही पूरी दुनिया में किसी के पास में थी। ऐसे में उसकी नजर में तो इस देश में लकी से अमीर कोई लड़का ही नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें उसे देखने का इतना ही मन कर रहा है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, शोएब ने निशा की बेताब आंखों में देखते हुए कहा। खुद शोएब की आंखों में भी लकी से उसका बदला लेने की रूपरेखा बनने लगी थी। खाना खाने के बाद में शोएब ने एक टैक्सी बुलाई और निशा को अपने साथ में पटना यूनिवर्सिटी ले गया। तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? लकी यहां पढ़ाई करने लगा है क्या? निशा ने हैरान होते हुए पूछा। इधर उधर देखने लगी वो। नहीं भाई, पढ़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन लकी तुम्हें देखने को यहीं मिलने वाला है, शोएब ने कहा और उसे अपने साथ में आगे ले जाने लगा। वो और निशा धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर शोएब ने निशा को रोक दिया और वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। उसने दूर से निशा को एक दिशा में इशारा करते हुए बताया, देखो वो रहा लकी, उसने कहा और गेट के पास में खड़े एक गार्ड की तरफ इशारा कर दिया। निशा ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लकी है। वो बार बार अपनी आंखें साफ कर रही थी, लेकिन उसकी हैरानी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। यह सब आखिर चल क्या रहा था? लकी एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकता था? वो तो दिल्ली में इतना अमीर था, फिर अचानक से पटना में आकर उसका हाल ऐसा कैसे हो गया? जब निशा लकी को देख रही थी तो उधर स्टाफ क्वार्टर में से 2 महिला टीचर निकल कर आई और लकी से बातें करने लगी। लकी दिखने में बहुत ही सुंदर था और साथ में वो पढ़ा लिखा भी था, इसलिए ना सिर्फ हॉस्टल की लड़कियां बल्कि यहाँ पढ़ाने वाली टीचर्स भी उसे काफी पसंद करती थी और उससे बात करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती। लकी, तुम्हारे पास में तो अभी उम्र है, तुम लगते भी पढ़े लिखे हो, फिर इस तरह यहाँ पर गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो?
और यहाँ तुम्हें ऐसे कितने पैसे मिल जाते हैं? काम चल जाता है? हाँ जी, चल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड होने में दिक्कत ही क्या है? वैसे भी मैं अकेला हूँ, मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत हैं। इसके अलावा मेरे पास में मेरा अपना एक छोटा सा बंगला भी है, वो देखिए, लकी ने कहा और पीछे बने उसके छोटे से कमरे की तरफ इशारा करके हंसने लगा। जैसे ही निशा ने सुना कि लकी महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमाता था, तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके मन में 1,000 तरह के सवाल आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी के साथ में ये सब हो क्या गया था। वो इन सब बातों पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन शोएब ये बात भांप गया था कि इस वक्त निशा के मन में क्या चल रहा था, और उसने निशा की तरफ देखते हुए कहा, लकी ना इस दुनिया का सबसे अमीर लड़कों में से एक है, लेकिन अब उसे उसके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है और वो पूरी तरीके से हो गया है अकेला। ना उसके हाथ में किसी तरह का हाथ है और ना ही उसकी जेब में पैसों का साथ है। वो फकीर हो चुका है, फकीर। अगर वो मर भी जाता है ना, तो भी उसके परिवार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शोएब ने यह सब बहुत ही धीमी आवाज में कहा। वो ये सब किसी को सुनाना नहीं चाहता था। फिर उसने निशा के चेहरे को देखा तो पाया वो सच में निराश हो गई थी और उसे गुस्सा आ रहा था। यही तो उसकी जीत थी। वो निशा को इस हाल में देखकर काफी खुश महसूस कर रहा था। साला फटीचर कहीं का, निशा ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब बताओ, क्या अभी तुम इस आदमी के साथ में रहने के सपने देख रही हो? एक बार आराम से सोच लो। उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि उसकी सैलरी 10,000 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। उसके पास में ना तो गाड़ी है ना ही साइकिल, ले दे के एक कमरा है जिसमें एक आदमी भी ठीक से नहीं रह पाता। ऐसे में क्या तुम उसके कमरे में गद्दा डालकर सोने के बारे में सोच रही हो? शोएब ने निशा के मजे लेते हुए कहा, नहीं, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस फटीचर के साथ में 1 मिनट नहीं रहना चाहती। निशा ने तुरंत अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा। वो पहले तो लकी के साथ में इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि उसके पास में बहुत पैसा था, लेकिन अब जब पैसा ही नहीं है तो साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में निशा उसे छोड़कर फिर से चली जाना चाहती थी। अब उसे अपने पैसों की भूख को मिटाने के लिए किसी दूसरे लड़के को देखने की जरूरत थी। निशा, चलो चलते हैं। ऐसे बेकार के लोगों को देखकर अपना मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। शोएब ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कॉलेज से बाहर ले आया। तुरंत ही उन दोनों के सामने एक मर्सिडीज आकर खड़ी हो गई। जैसे ही निशा ने वो काले रंग की मर्सिडीज देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। शोएब ने उसकी आंखों को देखा तो वो खुद भी खुश हो गया। निशा, आओ गाड़ी में बैठो, ये मेरी ही गाड़ी है। तुम चाहो तो मेरे साथ में मेरे घर चलकर वहां आराम कर सकती हो। तुम कुछ दिन के लिए चाहो तो वहां रुक भी सकती हो। शोएब ने अपनी तरफ से उसे न्योता देते हुए कहा। निशा के सामने जब इतना अच्छा मौका था तो वो ऐसे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। वो उसे मना नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। इधर गाड़ी में बैठते ही जब निशा ने शोएब के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की तो वो दंग रह गई। शोएब रऊफ परिवार का बड़ा बेटा था। रऊफ परिवार बिहार का एक बड़ा परिवार था। ना सिर्फ उन लोगों का लंबा चौड़ा बिजनेस था, बल्कि उन लोगों के पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे जानकार थे। अगर वो शोएब की बाहों में अपने लिए जगह बना भी लेती तो उसे और कोई ठिकाना ढूंढने की जरूरत नहीं थी। ये सोचते ही निशा अपनी सीट से थोड़ा सा ऊपर उठ गई। उसे इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो खुद भी ये बयान नहीं कर सकती थी। उसने सीधे शोएब के पैर पर अपना हाथ रख दिया और उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगी। फिर जब शोएब ने उसे देखकर हंसना शुरू किया तो निशा ने धीरे से शोएब की कॉलर पर अपना हाथ फिराया और उसके बटन खोलने लगी। शोएब को ये देखकर हंसी आने लगी। उसने जितना सोचा था निशा उससे भी ज्यादा तेज थी। वो देख पा रहा था कि उसके जैसी लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। निशा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और अब तुम सिंगल के बराबर हो। वैसे मैं भी सिंगल हूं और आज तुम्हारे सामने एक बात सच सच तुम्हें बता देना चाहता हूं। जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मुझे तुमसे उसी वक्त प्यार हो गया था। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? शोएब ने निशा के हाथ को रोकते हुए पूछा। उसने उसके हाथ को कसकर दबा दिया। निशा ने जब उसका ऑफर सुना तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसे लगा ही नहीं कि वो इतनी सुंदर होगी कि देखते ही इतने बड़े परिवार का लड़का उसके प्यार में पड़ जाएगा। अब जब शोएब ने अपने मुंह से ये सब कबूल कर लिया था तो वो चांद पर पहुंच चुकी थी। निशा खुद भी उसे हाँ कहने के लिए मरे जा रही थी।
उसने शोएब के हाथ को चूमा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। शोएब उसे देखकर हंसने लगा तो निशा ने अपना सिर उसके सीने में छिपा दिया। शोएब को मन ही मन उस लड़की के ऊपर हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि भले ही वो बाहर से ऐसा दिखाती थी कि वो बहुत चालाक है, लेकिन अंदर से बच्ची थी और उसमें कोई दिमाग भी नहीं था। ड्राइवर, गाड़ी घर पर नहीं, हिल्टन होटल पर ले चलो, शोएब ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और थोड़ी ही देर बाद वो लोग होटल पहुंच गए। शोएब निशा को लेकर अपने साथ नीचे उतरा और उसे हिल्टन होटल के एक बड़े कमरे में ले आया। शोएब, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? तुम यहां पर क्या करने वाले हो मेरे साथ? उसने पूछा। निशा अभी भी उसके सामने भोली और नादान होने का नाटक कर रही थी। उसे कैसे समझ में नहीं आ रहा था कि शोएब उसे यहां क्यों लेकर आता। एक लड़का और एक लड़की बंद कमरे में आखिर कर क्या सकते थे? अरे, अब तुम मुझे बताओगी कि मैं यहां तुम्हें क्यों लेकर आया हूं, शोएब ने कहा और हंसते हुए निशा को उस बड़े से पलंग पर धक्का दे दिया। उसके बाद उसने अपनी शर्ट उतारी और किसी जंगली जानवर की तरह उसके ऊपर कूद पड़ा। निशा के मुंह से शोएब का ये रूप देखकर चीख निकल आई। लगभग 1 घंटे के बाद उस पूरे कमरे की हालत खराब हो गई थी। पूरे बिस्तर पर हर जगह कपड़े बिखरे हुए थे और तकिए नीचे फर्श पर गिर गए। चादर हर जगह से निकलने लगी थी और रजाई भी पलंग पर से लटक आई थी। निशा के बाल शोएब की छाती पर बिखरे हुए थे और उसके होंठ अभी भी आधे खुले थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? शोएब और निशा का ये रिश्ता क्या लकी के लिए कोई खतरा बनने वाला था?